पिछले कक्षा में आपको हम भारतीय दंड संहिता की धारा 52 तक की परिचर्चा कर चुके हैं। आज पुनः हम आपको भारतीय दंड संहिता का चैप्टर 3 जो शुरू होता है, दंड किसे कहते हैं, दंड क्या है, दंड की परिभाषा, दंड के आधार, दंड देने का न्यायालय का जो दृष्टिकोण है और दंड कितने प्रकार का होता है, इन सारी चीज़ों को हम आपको दंड के चैप्टर में, ये चैप्टर 3 है आपका, ये चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 सेक्शन 53 से 75 तक का दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में चैप्टर 3 आप शुरू होता है, चैप्टर 3 तीसरा चैप्टर में दंड के विषय में बताया गया है। दंड क्या है, दंड की परिभाषा, दंड के प्रकार। अब आपको हम बताते हैं दंड के जो सिद्धांत हैं, ये मुख्यतः किसी अपराधी को दंड देने के लिए ये 5 सिद्धांतों के आधार पर दंड दिया जाता है। जैसे सभी दंड को 5 सिद्धांत हैं, जो है कि नंबर 1 पे प्रतिरोधकारी सिद्धांत। प्रतिरोधकारी सिद्धांत कहते हैं रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। इसके अंतर्गत दंड इसलिए दिया जाता है कि वह जो है कि मतलब अपराधी को दंड इसलिए दिया जाता है कि जो अपराध किया है वह प्रतिशोध की बदला हो, प्रतिशोध की भावना है, उसके लिए दंड दिया जाता है। इसमें जो है प्राचीन भारत में जो दंड का विधान था, उसमें मुस्लिम आपराधिक दंड विधि के अनुसार दंड दिया जाता था। जो दंड के सिद्धांत थे मुस्लिम आपराधिक विधि में हमें 4 प्रकार से मिलते हैं। नंबर 1 है किसा, नंबर 2 दिशा और नंबर 3 है हद, नंबर 4 है ताजीर। किसा, दिशा, हद और ताजीर, ये दंड के 4 सिद्धांत मुस्लिम आपराधिक विधि में थे। लेकिन भारतीय दंड संहिता का जब बंद हुआ, भारतीय दंड संहिता जब बना, तो अपराध शास्त्रियों द्वारा आपराधिक विधि व्यवस्था के अंतर्गत दंड के सिद्धांतों को भारतीय दंड संहिता के धारा 53 में, सेक्शन 53 में दंड के सिद्धांत और दंड के बारे में बताया गया, दंड के प्रकार बताया गया। और इस प्रकार से दंड के सिद्धांत को हम आपको बताते हैं रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, एक्सपेरिटरी थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये 5 प्रकार के सिद्धांत बताए गए, जिसमें है प्रतिरोधकारी, पाश्चात्यकारी, प्रतिशोधकारी, निवारणात्मक और सुधारात्मक। ये दंड के 5 सिद्धांत बताए गए हैं। दंड क्यों दिया जाता है, दंड क्या है, दंड के विषय में जैसा कि हम जानते हैं, हम प्राचीन भारतीय व्यवस्था के अनुसार, प्राचीन धर्मों के अनुसार, प्राचीन जो है कि सामाजिक ढांचे के अनुसार हम देखते हैं, तो दंड का जो मूल आधार है ये कहता है कि मतलब अपराध में दंड होना आवश्यक है। बिना दंड के समाज की रक्षा नहीं हो सकती है। अपराधियों से बिना दंड के समाज की रक्षा नहीं हो सकती है। दुनिया सोती है लेकिन जागता कौन है, दंड का भय है, इसलिए समाज में अमन, चैन और शांति बने। राज्य का नैतिक दायित्व होता है, कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार हो, वह राज्य का एक नैतिक दायित्व होता है कि नागरिकों के हितों की रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु, उनके जान माल की रक्षा हेतु कानून का विधान करे और दंड के द्वारा जो अपराध करता है उसको दंडित करे। दंड देने का अधिकार, दंड देने की जो व्यवस्था है और किसी को माफ़ करने का या दंड देने का अगर कोई व्यवस्था है, कोई कर सकता है तो सरकार दंड देती है, राज दंड देता है। व्यक्ति विशेष ने, भारत में अब व्यक्ति विशेष दंड की बात नहीं, राज्य की बात है, राज दंड देता है। राज्य को दंडा, इसलिए वो दंडाधिकारी है, वो दंड का अधिकारी है, दंड देता, राजा दंड देता है। अब हम प्राचीन भारत से देखते हैं, ये कहावत है कि अन्याय को सह के चुप रहना महापाप है। अन्याय को सह के चुप रहना महापाप है। न्यायार्थ हेतु बंधु को भी वध करना धर्म है। न्याय के लिए अपने बंधु को भी, अपने भाई को भी वध करना धर्म है। न्यायार्थ हेतु अन्याय को सहकर चुप रहना महापाप है, न्यायार्थ हेतु बंधु को भी वध करना धर्म है। जैसा कि हम रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत गीता में, अन्य पुराणों में इस बात की परिचर्चा हम पाते हैं कि न्याय के लिए बड़े बड़े
इस देश में बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए। न्याय के लिए उन्होंने, न्याय की जहाँ बात है तो न्याय को बराबर तौले, न्याय को एकदम इफ बट से नहीं, उन्होंने कहा कि न्याय न्याय है, न्याय को बराबर। जैसे आज भारतीय विधिशास्त्र में हम देखते हैं तो न्याय के लिए बताया गया कि लॉ मस्ट बी इन इज फॉर्म, क्रिमिनल लॉ मस्ट बी इन इज फॉर्म, नॉट आट टू बी एंड नॉट वाज टू बी। अगर आपराधिक विधि है तो वह है के रूप में है, आट टू बी वाज टू बी नहीं, था और चाहिए से कोई मतलब नहीं। अगर दंड है तो सजा मिलनी चाहिए। ये क्या कहता है? मस्ट बी इन इज फॉर्म। ये क्या कहता है? ये मतलब दंड का जो सिद्धांत है, जो वर्तमान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत है, यह एकदम प्योर दंड की बात करता है, एकदम रियल की बात करता है, रियल थ्योरी की बात करता है, दंड के मूल सिद्धांत की बात करता है। इसका मतलब है कि अगर अपराधी अपराध, समाज की रक्षा कैसे होगी? अगर अपराधी अपराध किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए। मतलब क्रिमिनल लॉ में कहता है पनिशमेंट मस्ट बी इन इज फॉर्म, नॉट आट टू बी एंड नॉट वाज टू बी। क्रिमिनल में, आपराधिक विधि में पनिशमेंट जो है मस्ट है, मस्ट बी इज फॉर्म में है, होना चाहिए, आट टू बी नहीं। अर्थात आट टू बी क्या मतलब है कि उसमें मोरलिटी, नैतिकता की बात नहीं होनी चाहिए। अपराध किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे हमारा भाई ही हो या स्वयं व्यक्ति, अपना स्वयं पर्सन ही व्यक्ति हो, लेकिन न्याय के लिए सभी समान है। भारतीय संविधान में ही भी इस बात का उल्लेख हमको मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 में है, विधि के समक्ष समानता, विधियों समान संरक्षण। राज्य के अंतर्गत कोई व्यक्ति विधि के समक्ष समानता है, विधियों समान संरक्षण था। कोई भी अपराध करेगा समान न्यायालय द्वारा सामान्य न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत उसको दंडित किया जाएगा। सामान्य न्यायिक व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? सामान्य न्यायिक व्यवस्था तात्पर्य है कि जो मतलब जो एक न्याय सबके लिए है वही न्याय सबके लिए होनी चाहिए। समान न्यायिक व्यवस्था उसको कहते हैं। समान न्यायिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि वह सबके लिए समान एवं दंड का जो सिद्धांत पारित करे वह समान रूप से हो और सबके लिए हो। अब हम देखते हैं दंड के सिद्धांत में, भारतीय दंड संहिता में यह उपबंध है कि दंड जो है मूल रूप से दंड मूल रूप से दंड भारतीय दंड संहिता 53 में, अगर हम भारतीय दंड संहिता 53 पर चर्चा करते हैं तो 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार? 53 बताए गए हैं। 5 प्रकार के दंड बताए गए हैं। 5 प्रकार के दंड भारतीय दंड संहिता में बताए गए हैं। पहला है मृत्यु दंड, नंबर 1 है मृत्यु दंड। दंड के प्रकार आप देख लीजिए, धारा 53 में दंड के प्रकार बताया गया है। ध्यान दीजिए, धारा सेक्शन कहिए 53, दंड के प्रकार। दंड के प्रकार, ये 5 प्रकार के दंड भारतीय संहिता के साथ 53 में है। नंबर 1 है मृत्यु दंड। मृत्यु दंड जिसको कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं। दूसरा है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। तीसरा है कारावास। चौथा है संपत्ति का संपहरण। कारावास 2 होता है, एक होता है साधारण, दूसरा होता है कठोर। अभी बताते हैं क्या है। चौथा है संपत्ति का अटैचमेंट, संपहरण। पांचवा है जुर्माना। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपको 5 प्रकार के दंड हैं। 5 प्रकार के दंड में सबसे बड़ा दंड है मृत्यु दंड है। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, कारावास, साधारण कारावास, कठोर कारावास। अब जैसा दंड देने की बात है, मृत्यु दंड की बात आ गई। मृत्यु दंड, किसी को प्राण लेने का अधिकार, भारतीय दंड संहिता में मृत्यु दंड की व्यवस्था है, ध्यान दीजिए। लेकिन मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए, जीवन को बनाए रखने के लिए नितांत आवश्यक है कि किसी को प्राण न लिया जाए।
अब प्राण लेने का जो व्यवस्था है यह है, किसी का प्राण लेने का अधिकार सिर्फ भगवान ले सकता है, दूसरा विधि विधान के तहत जज। इस दुनिया में विधि विधान के तहत किसी को किसी का प्राण लेने का अधिकार नहीं है, किसी को मृत्यु दंड देने का अधिकार किसी अन्य को नहीं है, किसी को गोली मारने का अधिकार नहीं, किसी को जीवन का अधिकार है। समाज में व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार है, किसी को प्राण लेने का अधिकार नहीं। लेकिन देखिए आपको मृत्यु दंड बता रहे हैं, मृत्यु दंड में क्या है, मृत्यु दंड कैसे दिया जाएगा, मृत्यु दंड क्यों दिया जाए, किसी के प्राण को क्यों लिया जाए। आप ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से कहता है, आप संविधान पढ़ते हैं, आपका पेपर संविधान सेकंड पेपर है, संविधान पढ़ते हैं, संविधान में है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 में लिखा है किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। ध्यान दीजिए, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट टू अकॉर्डिंग प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को, प्राण शब्द बहुत विशाल है, प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही दिया जाएगा अथवा नहीं। किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं। अर्थात मृत्यु दंड देना है तो कैसे दिया जाएगा, प्रोसीजर होना चाहिए। मतलब अगर किसी को दंड देना है तो किसी कानून में किसी को दंड से अभिप्राय है किसी व्यक्ति को अपराध से दंडित करने के लिए किसी विधि में, किसी कानून में वह अपराधिकृत रूप से किया गया हो और दंड की व्यवस्था बनाई गई हो, तब किसी को प्राण लिया जा सकता है। तो प्राण नहीं लिया जाएगा, प्राण किसी का नहीं लिया जाता, विरलतन से विरलतन मामला दिया जाता है। लेकिन समाज की सुरक्षा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और सामाजिक संतुलन कायम रखने के लिए, अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय दंड संहिता में कुल 11 प्रकार के दंडों की व्याख्या बताया गया है। कितने प्रकार के दंड हैं भारतीय दंड संहिता में? मृत्यु, एक मिनट प्लीज कीप साइलेंट, बैठ जाइए। भारतीय दंड संहिता में कुल 11 प्रकार, मतलब 11 धाराओं में मृत्यु दंड है। भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार के दंड मैंने आपको बताया। पहला है मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास 2 तरीके का होता है, एक साधारण होता है, कठोर होता है। इसके बाद संपत्ति का संपारण है और 5वां जो दंड दिया जाता है फाइन लगा दिया था, जुर्माना। इस तरह से भारतीय दंड संहिता धारा 53 में 5 प्रकार के दंड, 5 तरीके का दंड दिया जाता है। लेकिन मृत्यु दंड जो है कुल भारतीय दंड संहिता की कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं। 511 धाराओं में मृत्यु दंड कुल 11 जगह है। ध्यान दीजिए, मृत्यु दंड की बात भारतीय दंड संहिता में कुल 11 जगह, मतलब 11 तरीके का अपराध कर, 11 धाराओं का कोई अपराध करता अपराधी है तो उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। फांसी पर कैसे लटकाया जाएगा? भारत में मृत्यु दंड देने का प्राविधान कैसे है? भारत में मृत्यु दंड देने का प्रावधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत है। जैसे अभी आपको मैं संविधान बताया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है किसी व्यक्ति को प्राण लेना है तो उसके प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाए अथवा नहीं। ठीक, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354 में लिखा गया है। 354 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 354 में है किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाने के लिए क्या व्यवस्था है? उसको किसी भी जो अपराधी को फांसी मृत्यु दंड देने का तरीका है कि उसको, भारत में मृत्यु दंड देने का तरीका है कि उसको फांसी के फंदे, रस्सी से फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा तब तक जब तक उसके गर्दन में रस्सी डाल करके फांसी लगा करके उसको तब तक लटकाया जाएगा जब तक वो मर न जाए। अर्थात प्राण लेने का अधिकार किसी को है तो विधि विधान के तहत जज को है। अभी आप देखे हैं, अभी उसी एक अपराध पर भारत में क्या देखिए क्या व्यवस्था है। एक अपराध पर भारत की कानून व्यवस्था, भारत की दंड विधि का परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप देखें क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, दिल्ली गैंग रेप ऑफ दामनी केस का नाम सुने हैं, जिसमें 4 लोग थे, 5 लोगों में एक मर गया, 4 लोगों को फांसी देना था। तो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कई बार अपील पे अपील, उसके जज थे
उसके वकील AP सिंह कौन थे, वकील साहब थे। अभी आप 2 महीना पहले देख रहे हैं कि दामनी केस वालों को फांसी, दिल्ली गैंगरेप वालों को फांसी हुई है। तो फांसी देने का प्राविधान कहाँ है कि अभी आप उसको अच्छी तरह से आप पेपर न्यूज मीडिया के माध्यम से आप देखे हैं। 1973 की धारा 354(5) में है कि उसको फांसी के फंदे पर रस्सी लगाकर उसको तब तक लटकाया जाएगा जब तक वो मर न जाए। अब ध्यान दीजिए, आपको मृत्यु दंड भारतीय दंड संहिता में कुल 11 जगह है, 11 जगह की चर्चा आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समय आपको नहीं मिलेगा तो आपको तब मैं बता दूंगा, लेकिन आज जरूर बता, आप सुन लीजिए, सेक्शन को सुन लीजिए। मृत्यु दंड संबंधी किन किन धाराओं में 5 से 11 धाराएं भारतीय दंड संहिता में है, लेकिन 11 धारा फांसी की बात बताई गई। मतलब 11 अपराधी को, ऐसे अपराधियों को फांसी लटका दिया जाए। किसको किसको? 121। ध्यान दीजिए, 121 में है जो भारत सरकार युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा, युद्ध करने का षड्यंत्र करेगा, उस अपराधी को फांसी पर लटकाया जाएगा। जैसे अफजल गुरु का आप नाम सुने थे, कसाब का नाम सुने थे, ठीक ना। दूसरा है 132 सेक्शन है, सेक्शन 132। अब पढ़ाएंगे तो आपको विस्तार समझाएंगे। 132 में है सेना, नौसेना, वायुसेना का कोई डिपार्टमेंटल अधिकारी कर्मचारी है, वो क्या करता है, वह जो है कि सेना का, उस सेना की टोली का कोई मेंबर है, वो क्या करता है कि वह जो है मतलब कि षड्यंत्र करता है, दुष्प्रेरण करता है, जिससे सेना में विद्वेष हो जाए। सेना में रह करके सेना में विद्वेष करता है, उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। इसके बाद 194 में मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य करना जिससे निर्दोष आदमी को फांसी हो जाए। मतलब ऐसा साक्ष्य देना कि निर्दोष आदमी को फांसी हो जाए। जैसे फांसी तो सबको नहीं होती है, मृत्यु दंड सबको नहीं होता, विरलतम से विरलतम मामले में होता है। लेकिन आप देखिए, जैसे कोई गवाह ने कहा कि फला आदमी को मैंने देखा था, उस आदमी को फला आदमी जो है, फला तिवारी, फला पंडित जो भी है, जैसे आप समझते हैं, उसको ले जा करके सरजू नदी के पुल पर उसको काट करके बोटी बोटी सरजू जी में फेंक दिया, मैंने अपनी आंख से देखा था। उस एविडेंस के आधार पर निर्दोष आदमी को फांसी हो जाती है। लेकिन जिसको कहता है कि उसको बोटी बोटी काट कर छोटा सा टुकड़ा वो काट कर फेंक दिया था, वह आदमी विदेश में पड़ा था, सिंगापुर में, अमेरिका मिल गया। लेकिन तब क्या होगा, जिसने झूठी गवाही देकर निर्दोष आदमी फांसी लटकाया था, उस गवाह को भी फांसी होगी 194 के अंतर्गत। झूठी गवाही देंगे तो आपको फांसी होगी कब, जब निर्दोष आदमी को फांसी करा देते हैं। तीसरा है, इसके बाद 302 ध्यान दीजिए, 302 में है मर्डर, हत्या करते हैं। हत्या में सभी हत्याओं में नहीं होता है मर्डर, जो बर्बर रेयरेस्ट रेयर मामले में, अभी आप पढ़ाएंगे तो हम विस्तार बताएंगे, रेयरेस्ट रेयर मामलों में आपको फांसी लटका दिया जाएगा। इसके बाद आपका 303 जो है भारतीय IPC की धारा 303 कहता था कि अगर आजीवन कारावास भोगते हुए कोई हत्या करेगा तो फांसी लटका दिया जाएगा। मिट्ठू सिंह पंजाब राज्य AIR 1983 के मामले माननीय उच्चतम न्यायालय ने 303 को अवैध घोषित कर दिया। अर्थात भारतीय दंड संहिता धारा 303 यह जो है 14-19-21 का उल्लंघन करती है, फेयर जस्टिस रिजनेबल नहीं है, इसलिए इसको निरस्त कर दिया। 303 नहीं, 305 ध्यान दीजिए, 305 2 मिनट रुकिए। 305 में है कि किसी पागल आदमी को, शिशु को या महिला को, उन्मत्त व्यक्ति को ड्रिंकनेस की अवस्था में उसको क्या करता है, कोई व्यक्ति उसको आत्महत्या के रूप प्रेरित करता है। वो अपने कार के परिणाम को नहीं समझ रहा है। कौन? जो पागल है, शिशु है, उन्मत्त व्यक्ति है, उसको कहता है बेटा छत 3 बहुत ऊपर है, गिर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मरे वो नहीं, घाव नहीं लगी, हम उसको पकड़ लेंगे। वो आदमी नहीं समझ पाता, कूद जाता है, मर जाता है। लेकिन जिसने उसका आया उसको फांसी। 307 देखिए, 307 में है कि आजीवन कारावास भोग रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, आजीवन कारावास भोग रहे हैं, और आजीवन कारावास भोगते हुए अगर आप हत्या कर देते हैं या कोई हत्या कर देता है, उसको फांसी लटका दिया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए 364 भारतीय संहिता में पहले नहीं था, 1955 में आ गया, 1955 लागू कर। 364 में है किसी शिशु का, छोटे मुन्ने का, किसी शिशु का अपहरण करके ले जाते हैं, उसको फिरैती के लिए कहते हैं, फोन से कहते हैं पैसा दे दीजिए, नहीं गोली मार देंगे, लड़के मार डालेंगे। पैसा नहीं पहुंचा, लड़के मार डाले, ऐसे अपराधियों को फांसी लटका दिया जाएगा। इसके बाद 376 ध्यान दीजिए, 376 में गैंग रेप करते हैं, अब आ गया, पहले नहीं था। 376 में पीड़िता की मृत्यु या लगातार विकृत चित्त की दशा करने के लिए ऐसा रेप करते हैं। 2013 में आया
कि किसी के साथ गैंग रेप, किसी के साथ रेप करते हैं और उसकी जो है कि मानसिक संतुलन से खो जाता है, तो उसके लिए है 376 ए बी, 376 बी, सॉरी 376 डीबी 376 डीबी में है कि 12 वर्ष से कम आयु का, इसको कहते हैं मैरिटल रेप। कौन सा रेप? मैरिटल रेप। 12 साल से कम आयु की किसी लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करेंगे, ऐसे बलात्कारियों को फांसी में लटका दिया जाएगा। और उसके बाद क्या है 376 ई में है कि पुनरावृत्ति अपराधी, हैबिचुअल अपराधी, एक बार रेप किया था, उसको सजा मिल गई थी, सजा को भोग रहा था और फिर बाहर निकला, क्या कर दिया, बाहर या अंदर जहां भी हो, फिर रेप कर दिया, ऐसे रेपिस्ट को क्या मिलेगा? फांसी। इसके बाद आपको 396 हत्या से डकैती करना चाहते हैं, ठास गोली मारते हैं, हत्या कर देते हैं, ऐसे लोगों को फांसी होगी। इस तरह से आप गिन लीजिए, पूरी भारतीय दंड संहिता में पूरी 11 धाराओं में मृत्यु दंड की बात बताई गई है। पहले मूल में 8 था, लेकिन समय और परिस्थितियों की मांग के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। भारतीय दंड संहिता में कुल 11 जगह मृत्यु दंड बात बताएगी। अगले दिन आपको विस्तार से सारी की चर्चा में कर दूंगा। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।